हेलो स्टूडेंट्स। देखो, सीए इंटर में मई 2025 की मैं लॉ की आरटीपी का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो पहले तो जो आईसीए ने अमेंडमेंट दिए हम वो करेंगे, फिर उसके एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं इसमें करेंगे। एक अमेंडमेंट जो आईसीए ने अपने इस आरटीपी के अंदर दिया है, पहले उसकी बात करते हैं। फिर अगर आप थोड़े पुराने स्टूडेंट हो या आपके पास कहते हैं मई 2025 का मॉड्यूल नहीं है, तो उसने क्या चेंज दिए मैं वो और बताऊंगा। आप लोगों को पता होगा चैप्टर 11 फॉरेन कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया, सेक्शन 380 के अंदर हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन फॉरेन कंपनी के करते हैं। तो पहले आंसर क्या होता था कि फॉरेन कंपनी इंडिया में कहीं पे भी इनकॉर्पोरेट हो जाए, वो अपने डॉक्यूमेंट्स कहते हैं इसमें किसको सबमिट करती है, न्यू दिल्ली के आरओसी को। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, इधर बोर्ड पर ध्यान दो। जो न्यू दिल्ली का आरओसी था उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया इन वर्डिंग से। मतलब पहले फॉर्म FC1 में हम रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली लिखते थे, उसकी जगह इन्होंने वर्डिंग क्या कर दी है, रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर मान लो सेक्शन 380 वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, अगर ऑप्शन में स्टिल रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली ही कहते हैं इसमें गिवन है, हमें कोई इश्यू नहीं है, नया वाला भी डेटा भी आ सकता है। तो अब अपन लिखेंगे कैसे, तो आप क्या करना, जैसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली फॉर्म FC1 ये तो ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना नाउ रजिस्ट्रार सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। ठीक है, तो ये तो आपका अमेंडमेंट कौन सा वाला आ गया, आरटीपी वाला। अब मैं मॉड्यूल वाले अमेंडमेंट 2 बता रहा हूं। चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, उस चैप्टर के अंदर कहते हैं इसमें ध्यान रखना एक टॉपिक है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, टाइम पीरियड फॉर इश्यू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास मई 2025 का मॉड्यूल है देन इट इज ऑलराइट, पर अगर उससे पुराना वाला मॉड्यूल है तो उसके अंदर डेटा कहते हैं इसमें गलत दे रखा है। पहले टाइमिंग क्या होती थी, अनलिस्टेड कंपनियों में जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसके विद इन 3 मंथ्स, वो अब भी है। तो ये डेटा तो कोई चेंज नहीं, चेंज कौन सा है, लिस्टेड कंपनी वाला। तो पहले टाइमिंग क्या थी, विद इन 15 डेज फ्रॉम सबमिशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। वो 15 डेज वर्ड किससे रिप्लेस हो गए हैं, 45 से। तो मतलब 15 डेज की जगह आप अपने मॉड्यूल में नोट्स में क्या कर लेना, 45 डेज कर लेना। तो लिस्टेड कंपनी के केस में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कब इश्यू होगा, जिस दिन आप कंपनी को प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उसके विद इन 45 डेज में। थर्ड अमेंडमेंट जो है, तो देखो थर्ड अमेंडमेंट कहते हैं इसमें जो आया है वो है चैप्टर 8 डिविडेंड वाले पोर्शन में। डिविडेंड वाले पोर्शन के अंदर देखो क्या अमेंडमेंट आया उसको अच्छे से समझना। आपको पता होगा कंपनी डिविडेंड कहते हैं इसमें अपने करंट ईयर के प्रॉफिट से भी दे सकती है और रिजर्व से भी दे सकती है। अगर रिजर्व से दे रही है तो रूल 3 की कंडीशंस लगती है, 4 कंडीशंस मॉड्यूल में गिवन है। फोर्थ वाली कंडीशन के अंदर पहले क्या होता था, आईसीआई जो कैलकुलेशन दिखाती थी उसमें केवल डिविडेंड के अमाउंट को फ्री रिजर्व से लेस करके दिखाती थी और फिर मैचिंग बता देती थी, देखो 15% वाला अमाउंट मैच हो रहा है। कंडीशन 4 क्या है, आपके सारा ये विड्रॉल और करने के बाद रिजर्व से मिनिमम अमाउंट रिजर्व में कितना बचना चाहिए, मिनिमम 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो पहले तो केवल डिविडेंड का अमाउंट क्या करती थी, लेस करके दिखाती थी, पर अब आईसीआई करंट ईयर का लॉस अगर आपने माइनस किया तो उसको लेस करिए और साथ में कहते हैं इसमें डिविडेंड वाला अमाउंट भी लेस करिए। तो अब फ्री रिजर्व्स में अमाउंट ऑफ करंट ईयर लॉस देन डिविडेंड दोनों लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको मैचिंग दिखा रही है 15% से कि उसको कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये तो देखो आपके क्या आ गए, अमेंडमेंट। अब अपन करते हैं एमसीक्यूज। ये तो अमेंडमेंट की डेट कहते हैं इसमें बता रहा है। खैर, एमसीक्यूज का देखो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, आप केस स्टडी मत पढ़ो, आप एमसीक्यू की कहते हैं इसमें थ्योरी पे जाओ।
मतलब जो एमसीक्यू दे रखा है, क्या पता उसी से आंसर अटेंड हो जाए। जैसे इससे आपका टाइम बचेगा। जैसे इसके अंदर क्या कह रहा है, बेकिंग पॉइंट लिमिटेड क्लोज इट्स आरओएम, मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्लोज होने की कहता है इसमें क्या हो रही है, बात हो रही है। तो सेक्शन 91 फॉर 12 डेज। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर वन टाइम में कितने डेज के लिए क्लोज हो सकता है, तो सेक्शन 91 कहता है भाई वन टाइम में 30 डेज, थ्रू आउट द ईयर 45 डेज। और आप कितने डेज क्लोज कर रहे हो, 12 डेज, कोई इशू नहीं। अब ये पूछ रहा है कि भाई करेक्ट ऑप्शन, ये जरूर ध्यान रखना एमसीक्यू में करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट। मैक्सिमम टाइम के लिए जिसके लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज हो सकता है, पर इसने पूछा थ्रू आउट द ईयर नहीं है, एट एनी वन टाइम पूछा है। अगर थ्रू आउट द ईयर होता तो हम 45 डेज पे जाते, पर वन टाइम का पूछा है तो आंसर कितना होगा, 30 डेज। तो देखो नॉट एक्सेडिंग 30 डेज, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। मैं फिर कह रहा हूं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में पहले आप कहते हैं एमसीक्यू पढ़ो, ठीक है, सीधे सीधे सॉल्व हो रहा है, अच्छी बात है, नहीं तो भी एमसीक्यू से तुम्हारे को केस स्टडी में थ्योरी ढूंढना आसान होगा। दूसरा लेते हैं, बेकिंग पॉइंट लिमिटेड डिक्लेयर्ड इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 to, ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज बेकिंग पॉइंट लिमिटेड वाज नॉट परमिटेड। देखो रिसोर्सेज नॉट परमिटेड टू कैपिटलाइज फॉर बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स, किसको यूज नहीं कर सकते। तो बोनस इश्यू के लिए आप किस किस को यूज कहते हैं इसमें कर सकते थे, आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, फ्री रिजर्व्स है, ठीक है, और तीसरा सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, क्योंकि वो तो एक ही पर्पज में यूटिलाइज होगी। फ्री रिजर्व्स तो अपन यूज कर सकते हैं, एसपी अकाउंट यूज कर सकते हैं। देखो इसको नहीं कर सकते, रीवैल्यूएशन रिजर्व फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो इसको आप यूज नहीं कर सकते, तो फिर आंसर सी हो गया। क्या बात है, दो बैक टू बैक का सी। It is evident from the above case scenario that Baking Point Limited closed its ROM for the first time in the year 2025 for 12 days for the purpose of issuing bonus share, ठीक है भाई। Maximum for how many days a company is permitted to close its ROM in each year? एक साल पूछ रहा है तो बस अपन पहले आंसर पढ़ चुके हैं 45 डेज, तो जहां 45 डेज ये पहला ही आंसर हो गया, वो अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये बोनस इश्यू दे रही है, ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बोनस इश्यू के रिगार्डिंग। तो देखो ऑल ऑफ द अबव तो है नहीं, तो इसका मतलब 3 फॉल्स है, 1 ही तो ट्रू होगा। बोनस इश्यू कैन बी इशूड ओनली इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय एओए, ये तो सही है। बोनस इश्यू कैन बी इशूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ बीओडी, ये गलत ऑप्शन है। बोनस इश्यू मस्ट बी इशूड इन एक्सचेंज फॉर एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, बोनस इश्यू तो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, तो कोई एडिशनल कैपिटल नहीं चाहिए। बोनस इश्यू लोअर प्राइस लोअर देन द मार्केट वैल्यू, अरे बोनस इश्यू में तो प्राइस ही नहीं लेते, तो ये तीनों ही गलत थे, तो बचा हुआ वो अपने आप आंसर सही है। देखो आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान रखना, कई बार हमें लगता है ये आंसर है, हम आगे के ऑप्शंस नहीं पढ़ते, आगे के ऑप्शन पढ़ने से क्या पता बेटर आंसर दिख गया। तो एक बार ऑल 4 एमसीक्यूज पढ़ने चाहिए। खैर ये कंपनी फाइनल डिविडेंड दे रही है, ये पूछ रहा है कि भाई कंपनी को क्या करना चाहिए अगर शेयर होल्डर ने डिविडेंड विद इन 30 डेज में क्लेम नहीं किया। सेक्शन 124 124 यूडी अकाउंट, अगर डिविडेंड डिक्लेरेशन से 30 डेज में क्लेम नहीं किया जाता तो नेक्स्ट 7 डेज में उसे कहां पहुंचा देना चाहिए, यूडी अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। आईपीएफ तो यूडी अकाउंट के 7 साल बाद का कनेक्शन है, तो देखो ये रहा आंसर। कंपनी को कितने टाइम के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर आप मुझसे पढ़े हो तो आपको पहले से ही पता होगा, नहीं पढ़े हो तो भी ध्यान रखना। सीए इंटर के अंदर
जब आपको ये कैलकुलेशन देखनी होती है कि बुक्स और कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करनी है, तो उसके दो में से एक आंसर होंगे। परमानेंट नेचर की बुक्स परमानेंटली, और टेम्पररी नेचर की बुक्स मैक्स 8 ईयर्स, मतलब एटलीस्ट 8 ईयर्स कह दो आपको मेंटेन करनी। 8 ईयर्स के बाद रखना चाहो तुम्हारी मर्जी, वरना उसको डिस्ट्रॉय कर दो। अब परमानेंट नेचर की बुक्स कौन सी है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मिनट्स बुक, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। तो ये तो कितने टाइम के लिए मेंटेन करनी है? परमानेंटली। और बाकी कितने टाइम के लिए मेंटेन करनी है? 8 ईयर्स। तो ये उन परमानेंट नेचर में तो आया नहीं, तो आंसर सिंपली देखो क्या है, 8 ईयर्स। देखो सारे एमसीक्यू में आपको क्या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर वाला ऑप्शन। ये कह रहा है कि भाई बेकिंग पॉइंट लिमिटेड वांट्स टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर 138। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला कह रहा है भाई इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ऑल कंपनीज के लिए कहते हैं इसमें मैंडेटरी है, गलत है। आप 138 में जाओ, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में एक रीजनिंग है 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 100 करोड़, 200 करोड़। ठीक है, पेड अप कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स, इस तरीके से है। तो ऑल तो कंपनी नहीं चाहिए। एन इंटरनल ऑडिटर मस्ट बी ए सीए, ये भी गलत है। इंटरनल ऑडिटर सीए हो भी सकता है और नहीं भी। इंटरनल ऑडिटर में बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट और अदर प्रोफेशनल एज डिसाइडेड बाय बीओडी, ये सही है। इंटरनल ऑडिटर मस्ट बी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर थ्रू ए स्पेशल रेजोल्यूशन। अरे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट करने में ओआर से काम हो जाता है, और यहाँ पैसा डाल रहे हो। इंटरनल ऑडिटर के लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं चाहिए, वो बीओडी का काम है। तो ये देखो आपकी फर्स्ट केस स्टडी हो गई। अब इंडिपेंडेंट एमसीक्यू लेते हैं, मोटा एमसीक्यू है। XYZ LLP एक LLP है, 2DP है, ओके 2DP होने चाहिए। अदिति एंड राजीव, 15 जैन को राजीव रिजाइंड ड्यू टू पर्सनल रीजंस। अब एक ही बची। देखो आप LLP में सेक्शन 9 पे जाओ, वो कहता है कि भाई अगर 1 DP हो जाए तो विद इन 30 डेज में उसकी वैकेंसी फिल कर लो। नहीं की तो 30 डेज के बाद जितने भी इंडिविजुअल पार्टनर हैं, एक तरह से वो उसने और लिखा है पर वो इंडिविजुअल के सेंस में, क्योंकि डीपी हमेशा इंडिविजुअल होता है, वो सबके सब क्या बन जाएंगे? डीपी। तो देखो ये कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन पिक करो अगर एलएलपी ने सेकंड डीपी विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम अपॉइंट नहीं किया। ये तो कह रहा है एलएलपी डिसॉल्व हो जाएगी, अदिति को हटा देंगे, गलत। अगर 30 डेज ऑफ वैकेंसी में अपॉइंट नहीं हुआ तो ईच पार्टनर ऑफ XYZ LLP विल बी डीम्ड एज डीपी और रिस्पांसिबल होगा फॉर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। सी Pranam, an Indian citizen, a software engineer, was working for a multinational IT firm based in Singapore for over 8 years. चलो अच्छी बात है। During his tenure, he accumulated substantial saving in his Singapore bank account. अच्छा मतलब प्रणव पहले क्या था? PROI, ये तो फेमा का क्वेश्चन है। And invested in a few properties there. With a plan to permanently return to India, he decided to sell one of his properties and transfer the proceeds to his newly opened bank account in India. देखो अगर आप फेमा की करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की रेगुलेशंस पे जाओगे तो उसमें एक सिंपल सा कनेक्शन दे रखा है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में। अगर आप पहले पीआरओआई थे, उस समय आपने कोई प्रॉपर्टी फॉरेन में बनाई है, अब आप क्या बन रहे हो? पीआरडबलआई, तो आप फॉरेन प्रॉपर्टी को कहते हैं बिंदास सेल कर दो, आपको कोई आरबीआई की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे रेशनल क्या है? कोई फॉरेन एक्सचेंज तो वही नहीं भाई। आपने कहते हो प्रॉपर्टी कब बनाई? जब आप क्या थे? पीआरओआई। अब आप राइट नाउ क्या हो? पीआरडबलआई। तो आप उसे बेच भी दोगे तो कोई डॉलर यहां से तो गया नहीं। तो अब ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेट है? वो प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा लाना चाहता है ला सकता है। देखो पहला तो क्या कह रहा है कि भाई बिंदास ला सकता है क्योंकि अब वो इंडियन रेजिडेंट है, नहीं। दूसरा कह रहा है ट्रांसफर नहीं कर सकता, गलत। ये कह रहा है आरबीआई की अप्रूवल लगेगी, गलत। आंसर सी बनेगा, वो ला सकता है
अगर उसने वो प्रॉपर्टी किस समय खरीदी थी, जब वो क्या था, PROI। Miss Kanika Tripathi, an accomplished classic dancer, has been invited by Oxford University to perform at a cultural event. देखो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की अप्रूवल लगेगी। She seeks to withdraw $75,000 for tour expenses. What is the most likely restriction on his transaction under FEMA? Okay. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल से ये गलत है। She can withdraw foreign exchange freely within the limit prescribed under LRS or relevant FEMA guidelines. देखो ये इन्होंने प्रॉपर नहीं दी है, LRS इसके लिए नहीं है, इसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की। LRS तो अलग चीजों में काम आता है, ये ऐसे एमसीक्यू बनाने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। मतलब LRS का तो कहते हैं इसमें क्या है कि आप कनेक्शन या तो मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड करा रहे हो या स्टडीज अब्रॉड कहते हैं इसमें, या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का एस्टिमेशन आता है, तो उस समय कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। खैर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखो, एक आपको चीज ध्यान रखनी है, मेरे हिसाब से आपके मॉड्यूल में इतना डिटेल में नहीं जो इन्होंने क्वेश्चन बना कर दिया है, मेरे पढ़ा हुआ है रूल 9 में। अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज लाना चाहती है, ठीक है, तो उन्हें क्या कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट पूरा करना होगा। एक है सेक्शन 29, दूसरा है रूल 9 में, ये दोनों साथ में पढ़ने हैं, ठीक है। वो क्या कहता है कि भाई अगर आप कहते हैं इसमें अनलिस्टेड कंपनी भी हो पर आप पब्लिक ऑफर सिक्योरिटीज लाना चाहते हो तो आपको डीमेटलाइज फॉर्म में लाना होगा। इवन रूल 9 है तो ये कहता है कि आप पब्लिक ऑफर की जगह प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इश्यू, बोनस इश्यू, बाय बैक कुछ भी लाना चाहते हो तो भी वो कौन से फॉर्म में लाना पड़ेगा, डीमेटलाइज फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि क्या ये ला सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका कनेक्शन ध्यान रखना। सेक्शन 29 तो वैसे भी कहता है कि पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज कौन से फॉर्म में आएगा, डीमेटलाइज फॉर्म में, ठीक है। अब उसके लिए डिपॉजिटरीज एक्ट के प्रोविजन को अप्लाई करना है। अब ये आ गया रूल 9A, वो कह रहा है कि भाई प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज है, उनकी सिक्योरिटी शैल बी हेल्ड और ट्रांसफर्ड ओनली इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म बाय कंप्लाइंग दिस रिक्वायरमेंट। तो अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है तो ये फिर पब्लिक इश्यू डीमेटलाइज्ड फॉर्म में ला सकती है। अगला देखो, Shinoy Limited is a company with authorized share capital of 20 lakh equity shares of 100 each, कोई इश्यू नहीं। शेयर होल्डर ने एक प्रपोजल दिया है टू रिड्यूस द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर फ्रॉम 100 to 10 एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम 20 lakhs to 2 करोड़। मतलब आसान शब्दों में ये शेयर्स को क्या कर रहे हैं, स्प्लिट, सब डिवाइड। तो जो सब डिवीजन ऑफ शेयर्स है उसके लिए आपको सेक्शन 61 इसमें शेयर होल्डर्स की ओआर के रूप से कंसेंट लेनी है। लेकिन अगर आप सेक्शन 13 देखो, ऑल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज, वो ऑल्टरेशन ऑफ एमओ है तो एसआर के रूप से अप्रूवल लेनी, तो ये कर सकती है, ठीक है। और सेक्शन 64 कहता है आरओसी को नोटिस दे दो, तो ये ऐसा कर सकती है। तो देखो ये सब डिवाइड कर सकती है इट्स शेयर्स को इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट। एक तो एओए में इसके लिए क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक प्रोविजन, फिर एमओए क्या करना होगा, ऑल्टर करना पड़ेगा। सेक्शन 64 कह रहा है आरओसी को नोटिस देने का तुक्के वाला टाइम होता है विद इन 30 डेज, आपको नोटिस टू आरओसी देना है, तो इस तरीके से चेंज कर सकती है।
एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड रुपीज 50 lakh फ्रॉम मिस्टर गिवर. ओके, मिस्टर गिवर वाज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन. अच्छा. जब आप चैप्टर 5 डिपॉजिट्स वाले पोर्शन पे जाओगे तो उसमें आप गौर से देखना, जो डिपॉजिट रूल्स बने हुए उसमें साफ शब्दों में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से अमाउंट डिपॉजिट नहीं है. अगर पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर से पैसा ले रही है वो डिपॉजिट नहीं है. प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर या उसके रिलेटिव से पैसा ले रही है वो भी डिपॉजिट नहीं है. बस एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जो पर्सन डायरेक्टर या रिलेटिव कंपनी को डिपॉजिट दे रहा है उसे डिक्लेरेशन दे रही है कि सर पैसा मेरे घर का है, मैंने किसी से बोरो नहीं किया. अब यहां पर देखो इन्होंने हिंट क्या दी है कि इसने डिक्लेरेशन नहीं दी, क्यों, अमाउंट बोरोड नहीं है. तो सबसे पहला, was Excel Private Limited complied with the requirements acceptance of the money from Mr. Giver. एक के डिक्लेरेशन के एंगल को हटा दे तब तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपको वो फिर अमाउंट जो लिया है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोज करना होता है. मिस्टर गिवर ने मनी आउट ऑफ फंड बोरोड फंड से दिया है, तो क्या अमाउंट डिपॉजिट बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा. डिक्लेरेशन आनी चाहिए कि वो बोरोड अमाउंट नहीं है. इसने वो रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं लिया तो फेल्ड हो गई, तो ये कॉम्प्लायंस नहीं कर रही. और दूसरा, उसने भी क्या नहीं किए, ये पैसा खुद का नहीं दिया, बोरोड दिया है, तो अमाउंट क्या बन गया? डिपॉजिट. आगे देखो, मदन प्राइवेट लिमिटेड इज अ पार्शली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ पूरी लिमिटेड. ओके, होल्डिंग 90% ऑफ इट्स शेयर्स. कंपनी डज नॉट हैव एनी लिस्टेड सिक्योरिटीज and is not in the process of listing on any stock exchange. Puri Limited, the holding company, prepares and files CFS with registrar in compliance with applicable accounting standards. Section 129, consolidated financial statement. ठीक है, तो अगर आपकी सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर कंपनी है तो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने हैं और CFS भी बनाने हैं. ठीक है, कब CFS नहीं बनाने? देखो, इसने 3 चीजें बताई है. नंबर 1, ये पार्शली ओन्ड सब्सिडरी है, इसके लिए CFS बनाने की जरूरत कब नहीं है? जब 100% मेंबर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी कौन है? पूरी लिमिटेड, अगर कह दे कि सर आपने CFS को AGM में नहीं भी रखा, हम उसको चैलेंज नहीं करेंगे, तो विद कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स. दूसरा, कंपनी की सिक्योरिटीज कहते हैं इसमें लिस्टेड ना हो, अनलिस्टेड हो, तो इसके सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड है, तब भी जरूरत नहीं. और तीसरा कहते हैं इसमें अगर आपने ROC को CFS कहते हैं इसमें क्या कर दियो, फाइल कर दियो, तो AGM में रखने की जरूरत नहीं है. तो देखो, क्या इसको CFS बनाने की जरूरत है? देखो, पार्शली ओन्ड सब्सिडरी, ये 2 बेसिस पे तो बच रही है, पर वो तो है, तो अब कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स चाहिए. दूसरा, अगर इसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड होती तो भी जरूरत पड़ेगी. तो देखो, आंसर में इसने कैसे सॉल्व किया है कि भाई ये पार्शली ओन्ड सब्सिडरी है, तो इसका मतलब अगर इसे CFS नहीं रखना तो इसे ऑल मेंबर्स की कंसेंट लेनी नहीं है. इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन टारगेट कर दे, इंक्लूडिंग रिमेनिंग शेयर होल्डर्स which are not otherwise entitled to vote, उनकी भी कंसेंट लेनी चाहिए. ठीक है, तो किसी भी मेंबर का इस एग्जामिनेशन को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए. और अगर इसने सिक्योरिटीज लिस्ट करवा दी तो अब तो ये एग्जामिनेशन में आएगी नहीं, तो मतलब अब इसको क्या करना होगा, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट CFS एज पर एप्लीकेबल प्रोविजन. आगे बढ़ो, OPC 2024 में बनी, कंपनी ने CS अपॉइंट नहीं किया. ये तो एनुअल रिटर्न की बात लग रही है. कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना है. देखो, नॉर्मल कंपनी होती है उसके लिए जो AR है उसका फॉर्म कौन सा होता है? देखो, यहाँ फॉर्म नंबर कभी कभार थोड़े ध्यान रख लिया करो, MGT 7.
पर ओपीसीएन स्मॉल कंपनी है, इनके लिए एवरेज एआर के प्रोविजन है, समराइज एनुअल रिटर्न, तो वो फॉर्म एमजीटी 7A है। ठीक है, तो अब इन एनुअल रिटर्न के ऊपर कहते हैं इसमें सिग्नेचर कौन करेगा, तो ओपीसीएन स्मॉल कंपनी है, अगर उसने सीएस अपॉइंट कर रखा होता तो वो साइन कर देता, पर इसने खुद ने लिखा सीएस अपॉइंट नहीं किया है, तो फिर कंपनी का एक डायरेक्टर साइन कर देगा, तब भी काम चल जाएगा। देखो स्पेसिफिकली फॉर्म नंबर पूछा है, तो फॉर्म एमजीटी 7A आ गया, और दूसरा साइन कौन करेगा, सीएस तो है नहीं, अगर होता तो वो साइन कर देता, तो फिर एक डायरेक्टर की साइन से काम चल जाएंगे। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ सीएस, अगर सीएस होता तो साइन उसके आते। अगला देखो, मैसर शर्मा एंड एसोसिएट्स इज एन ऑडिट फर्म विद टू पार्टनर्स, मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर राज। ओके, मिस्टर राज इज आल्सो पार्टनर इन अनदर ऑडिट फर्म, ये तो कूलिंग पीरियड है, कॉमन पार्टनर। मतलब आरटीपी एमटीपी में देखा करो आप, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं होते हैं, मेन एग्जाम में थोड़ा वो लेवल खींचता है, फिर भी आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस करने चाहिए, कुछ तो प्रैक्टिस हो ही रही है, तो थोड़े तो आपको आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस करने चाहिए। मैं तो वीएसआई मॉड्यूल के अंदर, ये आपने भी कहते हैं पर्सनल नोट्स हैं, उसके अंदर आईसीए के पास्ट ईयर्स के आरटीपी एमटीपी मिक्स कर देता हूँ, कम से कम वो एग्जाम्पल का तो काम करते हैं। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओगे उतने एग्जाम में सेफ हो, एमसीक्यू पे जितना ज्यादा फोकस बढ़ाओगे उतने एग्जाम में सेफ हो। ठीक है, खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पहले तो कौन से फॉर्म में था, इसमें मैसर शर्मा एंड एसोसिएट्स को आपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनाया ब्राइट फ्यूचर लिमिटेड का, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, एक टर्म 5-5 साल की देनी, तो 2017 से 2027। अब अगर ब्राइट फ्यूचर लिमिटेड वांट्स टू अपॉइंट मैसर्स मेहता एंड एसोसिएट्स एज इट्स ऑडिट फर्म, कैन इट डू सो, तो देखो आंसर है नो, वो तो इसने खुद ने भी लिख दिया। इफ नॉट, व्हेन विल बी रेस्ट्रिक्शन बी लिफ्टेड, भाई देखो कूलिंग पीरियड कितना है, 5 साल, तो 2027 से 32, 2032 तक, 2032 के बाद आप इसको अपॉइंट कर दो, रेस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। तो कूलिंग पीरियड कब लिफ्ट होगा, 2032 में। एलएलपी का क्वेश्चन, जीत एलएलपी इज अ स्मॉल स्केल कंसल्टिंग फर्म। For the financial year 2024-25, the firm reported a total contribution of rupees 20 lakh and annual turnover rupees 35 lakh. पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन 20 लाख है, टर्नओवर 35 लाख है। ठीक है, तो मतलब सोचो बात किसकी हो रही होगी, स्मॉल एलएलपी की। स्मॉल कंपनी आते 4 करोड़ 40 करोड़ पे जाओ, स्मॉल एलएलपी में 4 करोड़ 40 करोड़ का एंगल नहीं है। और पहले वाला डेटा ध्यान रखो, पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा ना हो, मेन सॉल्व इससे ही करना है। ये तो एक्सेस अमाउंट ऐसे दे रखा है, तो ये तो हुआ नहीं, 20 लाख ही था, और टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं हो, तो इसका 35 लाख था, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो ये कंपनी कौन सी है, स्मॉल एलएलपी। पर ये कह रहा है कि भाई दूसरा क्वेश्चन, अगर इसका बिजनेस बढ़ जाए और टर्नओवर किससे ज्यादा हो जाए, 50 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ तो वैसे भी देखो इसकी मैक्सिमम लिमिट भी क्रॉस कर रहा है, तो अब ये कहते हैं इसमें स्मॉल एलएलपी की जगह नॉर्मल एलएलपी बन जाएगी। मतलब देखो इससे इसने हिंट क्या दी, नॉर्मली तो स्मॉल एलएलपी आते हैं हम कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स 25 लाख से ज्यादा ना, एंड टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं हो, इसे फॉलो करते हैं। और पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ के कितना हो सकता है, 5 करोड़, एंड टर्नओवर बढ़ के कितना हो सकता है, 50 करोड़। तो इन्होंने 40 लाख को टारगेट नहीं किया,
इन्होंने इस अमाउंट को टारगेट किया है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये नया क्वेश्चन आया है। तो अब ये क्या नहीं रहेगी, स्मॉल एलएलपी नहीं रहेगी, तो इसको नॉर्मल एलएलपी वाले फॉर्मूले क्या करना है, फॉलो करना है। अगला लेते हैं जीसी, जनरल क्लॉजेस एक्ट। 10 नंबर तो एटलीस्ट देगा एग्जाम में। एलएलपी मई 24 सितंबर 24 में 16 मार्क्स किया है, जनवरी 25 में 12 किया है, फेमा ऑल 3 अटेम्प्ट में 14 मार्क्स का है। तो ये जो अदर लॉज है ना, अदर देन कंपनीज लॉ, इन पे ज्यादा फोकस बढ़ाओ अगर एग्जाम में स्कोरिंग अच्छी निकालनी है तो। खैर, जनरल क्लॉजेज एक्ट, मिस्टर एन इज caught stealing a bicycle, an offense punishable under the IPC section 379। सेक्शन 379 कहता है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट वाज चार्ज अगेंस्ट हिम। अच्छी बात है, चार्ज मतलब एलिगेशन है। हाउ द टर्म imprisonment levied under GC Act can be applied in line with the relevant law specified in IPC। imprisonment की जो डेफिनेशन जीसी में दे रखी है, तो डेफिनेशन क्या कहती है भाई, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ imprisonment। मतलब पहले तो ये कहता है आपको imprisonment जीसी में लेना है तो आप आईपीसी पे जाओ। कौन सा वाला, सेक्शन 53 कहता है भाई imprisonment 2 तरीके का होता है, एक रिगोरस मतलब विद हार्ड लेबर, स्ट्रिक्ट लेबर, और दूसरा होता है सिंपल। ठीक है, तो जब कोई ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट है, देखो आगे वर्ड क्या लिया है, कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन मेक द इंप्रिजनमेंट रिगोरस और सिंपल। देखो मैं थोड़ा तो कहते हैं इससे एग्री नहीं हूं वर्डिंग से, आईपीसी में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये रिगोरस इंप्रिजनमेंट वाला ऑफेंस है या सिंपल वाला है, तो कोर्ट में कहां से आ गया। पर देखो लॉ हैंड से जब क्वेश्चंस नहीं बनते ना तो ये समस्या आती है। चल अपन अभी उसमें नहीं उलझ रहे। तो मतलब जज साहब ने माना कि ये रिगोरस है तो हार्ड लेवल से पनिश करेगा, गंभीर नेचर का मान रहा है। और अगर जज साहब ने माना है छोटा मोटा एक्ट है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट से पनिश कर देगा। ये जो क्वेश्चन है ये मई 24 में मेन एग्जाम में आया था। व्हाट इज द मीनिंग एंड लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल जनरेलिया स्पेशियलेबस नॉन डेरोगेंट। देखो जनरेलिया किसके लिए आ रहा है, जनरल टर्म्स, स्पेशियलेबस किसके लिए आ रहा है, स्पेशल टर्म, नॉन डेरोगेंट मतलब जनरल टर्म स्पेशल टर्म को ओवरराइड नहीं करेगी। तो उल्टा करो, स्पेशल टर्म किसको ओवरराइड करेगी, कहते हैं इसमें जनरल टर्म को। ठीक है, ये रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के अंदर ये प्रिंसिपल कहते हैं इसमें गिवन है। तो देखो ये क्या कह रहा है, when a general law and a specific law address the same subject matter the specific law prevails। एक चीज थोड़ा सा और ध्यान रखना, आईसीआई में जो अभी न्यू एमटीपी आरटीपी देख रहा हूं उसके अंदर तकरीबन 5% पोर्शन जो आपके आईसीआई के मॉड्यूल में गिवन नहीं है वो भी दे रही है। अब जैसे वो इंप्रिजनमेंट वाली इतनी डिटेल है ना, आप आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ लो इंप्रिजनमेंट, आपको पता चल जाएगा उतनी लेंथ है ही नहीं। तो मतलब 5-7 नंबर तो आपकी मिनिमम रिस्क में, तो उसमें पूरे तो नहीं उड़ेंगे, कुछ तो अपन आंसर लिख देंगे पर बाकी कटेंगे। तो उसके 2 तरीके, या तो आप लॉ की जितनी भी डेप्थ है सब पढ़ो तो तुम्हारा टाइम बहुत अनलिमिटेड जाएगा, दूसरा वो 2-4 नंबर कटने दो और अपना बाकी जो पोर्शन है वो अच्छे से करके जाओ, तो नंबर नहीं कटेंगे, या 2-3 कटेंगे तो कटने दो, बाकी तो आएंगे कम से कम। तो अगर जनरल और स्पेसिफिक लॉ सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर है तो स्पेसिफिक लॉ क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। जैसे कि एग्जांपल दिया है, जनरल लॉ, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी इन राइटिंग टू बी लीगली एनफोर्सेबल, मतलब ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स अंडर ₹5,000 इज लीगली वैलिड। देखो अब ऑल कॉन्ट्रैक्ट से ओरल, और ओरल भी किसके ऊपर ले गया, सेल ऑफ गुड्स, तो ये थोड़े क्या हो गए, स्पेसिफिक। तो ये स्पेसिफिक किसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी या प्रिवेल करेगी, जनरल के ऊपर। तो ये डेफ इन्होंने यहीं पर दिए। ऐसे तो ये क्वेश्चन चॉइस में होता है, आप छोड़ सकते हो एक, पर एक इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। है
FEMA. Mr. Amrish has been admitted to a postgraduate program at a foreign university and intend to join soon. The annual course fees is approximately 3,50,000. Kindly advise his parents on how they can make remittance for the fees. देखो पहली बात तो इनको 3,50,000 अमाउंट की जगह डॉलर लिखना चाहिए उसकी वजह बताता हूँ. जो LRS की अपन बात कर रहे थे ना भाई, फॉरेन बच्चा पढ़ने जा रहा है, 2,50,000 US डॉलर के ऊपर RBI की अप्रूवल लगती है. पर LRS कह रहा है अगर फॉरेन वाले कहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टिमेशन भेज दे कि भाई 3,50,000 का खर्चा है, तो RBI की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है. After completing his studies, Mr. Amrish is employed by a joint venture of a foreign company in India. Okay. The company intends to send him on deputation to handle business operation abroad. His family resides in India and he would like to know if he can remit his salary to support their maintenance in India. Advise Mr. Amrish. मतलब थोड़ा आसान कर देता हूँ. अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बट नॉट परमानेंटली, मतलब 3 साल से ऊपर नहीं रह रहा, तो वो इंडिया में अपने टैक्सेस पीएफ ग्रेचुइटी का पैसा कटवाने के बाद बाकी पैसा क्या कर सकता है, बाहर लेकर जा सकता है. ठीक है. तो इसको पहले अपन ने थोड़ी देर इंडिया में डेप्यूट किया, फिर इसको वापस कहां भेज रहे हैं, फॉरेन. तो फॉरेन जा रहा है तो पैसा अपना लेकर जाएगा, तो लेकर जा सकता है. तो यहां देखो आपकी आरटीपी क्या हो गई है, खत्म. देखो मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं आपको, कहते हैं इसमें पासिंग होने का. मैं अपने स्टूडेंट्स को तो वैसे भी बताता हूं, और भी कोई देख रहे हो ध्यान रखो. सबसे पहले आप चैप्टर 8 to 11 करो कंपनीज एक्ट की. 25 से 29 मार्क्स शॉर्ट मिलेंगे और थोड़े आसान भी है. थोड़ा 9 में आपको भारी लगेगा, NFRA ज्यादा दिमाग लगाओ मत, बोर्ड्स रिपोर्ट के कंटेंट्स ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बाकी सब पढ़ लो. 8 छोटा है, 10 छोटा है, 11 छोटा है. फिर करो LLP, उसके बाद कर लो GC और FEMA. एग्जाम में तय तुम्हारे को 60 मार्क्स से ऊपर का पोर्शन मिलेगा, 60 to 70 के बीच में, जिसमें से इजीली 50 अटेंड करोगे. तो सबसे पहला पासिंग का टारगेट बनाना है तो इन चैप्टर्स को करो. तो चलो बाय बाय.